dear children, today we will start the new chapter, chapter number 17. This is your civics part and the title of the chapter is The Governor and the State Council of Ministers. So, in this chapter, we will learn about the qualification for the post of the governor and his powers and how the state cabinet is formed. So in the previous chapter, we had read about the legislative assembly and the legislative members, and now the governor. The governor is the head of the state. The administration of the state functions in the name of governor. अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. अब गवर्नर जो होता है वो एक स्टेट का हेड होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी स्टेट का वो एक गवर्नर के अंडर में चलता है. अब गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है? तो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. He is appointed for a term of 5 years, but he be removed before the expiry of this term by the president. The governor can relieve himself of his duties by submitting a resignation letter to the president. In the absence of the governor, the Chief Justice of the High Court of the state discharges the duties of the governor. The president can also appoint a temporary governor. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनियन काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नर को अपॉइंट करते हैं और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है. यदि कोई गवर्नर अपने आप को पदच्युत करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है और गवर्नर की एब्सेंस में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वह स्टेट के सारे चार्जेस को देखते हैं और राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वह एक टेम्परेरी गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकें. क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर. द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर. He must be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. He must not be a member of parliament or state assembly, and he must not hold any post of profit under the central or state government. तो सबसे पहले तो एक गवर्नर बनने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 इयर्स कंप्लीट कर चुका हो और वह पार्लियामेंट का या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वह सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मिलता हो या सैलरी मिलती हो. नाउ ओथ टेकिंग सेरेमनी. अब जब किसी भी पोस्ट पर कोई व्यक्ति होता है तब उसे उस पोस्ट के लिए शपथ लेनी होती है कि वह अपना कार्य ईमानदारी से करेगा. तो उसके लिए है बिफोर ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ द गवर्नर अ पर्सन हैज टू टेक एन ओथ ऑफ फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. अब गवर्नर की पोस्ट को ऑक्यूपाई करने से पहले जो व्यक्ति होता है गवर्नर की पोस्ट पर पद में आने वाला होता है वह सबसे पहले तो शपथ लेता है कि वह भारत का जो संविधान है उसके लिए पूरी तरह से ईमानदारी बरतेगा और उसके हिसाब से ही काम करेगा. और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं या तो उनकी प्रेजेंस में और यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होते हैं उनकी प्रेजेंस में किसी भी गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है. द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर. Most of the powers and function of the governor are like those of the President of India. The governor appoints the chief ministers and other ministers. He also appoints the other officers of the state like Advocate General, members of the State Public Service Commission, members of the Human Rights Commission, the Chief Secretary of the state and the Lok Ayukt, etc. These appointments are made on the recommendation on the state assembly. The governor has the power
to summon and adjourn the state assembly. तो गवर्नर के बहुत सारी पावर्स वैसी ही होती हैं जैसे कि किसी हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास जिस तरह की पावर्स होती हैं उसी तरह की पावर्स गवर्नर के पास भी होती हैं। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। वह स्टेट के दूसरे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करते हैं जैसे कि एडवोकेट जनरल है, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इन सारे लोगों, लोक आयुक्त के सेक्रेटरी हैं, इनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। और यह जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं यह स्टेट असेंबली के रिकमेंडेशन पर होते हैं। पहले वो नाम सजेस्ट करते हैं, फिर उनके रिकमेंडेशन पर गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वह स्टेट असेंबली को समन भेज सके और यदि कुछ उन्होंने नियम या कानून बनाया है, उल्लंघन किया है तो उसके बारे में उनसे पूछताछ कर सके, आंसर ले सके। The bill passed by the assembly become a law only after the assent of the governor. When Vidhan Sabha is not in session and a law is urgently required, the governor can himself pass some orders. These orders are called ordinances. They have the effect of law. If the governor feels that the state government is not functioning according to the constitution due to the members changing party or due to any other reason, the government is not able to discharge its functioning properly. The government is not able to discharge its functions properly. The governor can recommend the president for the imposition of the president's rule in the state. अब यदि हाउस में कोई बिल लाया जाता है तो वो गवर्नर के साइन से ही पास होता है, उसके साइन से ही लॉ बनता है। यदि कोई विधानसभा में कोई सेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा जरूरत, कोई सेशन विधानसभा में नहीं चल रहा हो, बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता महसूस की जाती है तो गवर्नर खुद ही ऑर्डर्स को पास कर देते हैं और लॉ बना देते हैं। इसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है और यह एक कानून की तरह ही, एक लॉ की तरह ही इफेक्टेड होता है। अब गवर्नर को यदि ये लगता है कि जो सत्ता में जो पार्टी है यदि वो ठीक से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उसका कोई मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो फिर वह प्रेसिडेंट को यह रिकमेंड कर सकता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दे। So students, in this video we have studied about the appointment of governor, qualification for the post of governor, oath taking ceremony and powers and function of the governor, and the state cabinet we will read about it in the next video.